हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आई गेस 3-4 दिन के बाद वेलकम बैक टू द बिजनेस एनालिसिस सीरीज। द थिंग इज के लाइक आई फेल सिक अबाउट 3 days बैक, इसीलिए आपने देखा होगा कि लाइक मैंने कोई लंबा वीडियो नहीं बनाया, कोई कंपनीज के ऊपर एनालिसिस नहीं किया, बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू वर्क। आई एम स्टिल रिकवरिंग, अभी भी वो सारे पैरासीटामॉल पे मैं चल रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि लाइक सिंस आई हैव गॉट सो मेनी मोर कंपनीज टू ट्रैक, राइट, और अगले अर्निंग सीजन चालू हो जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, सो आई डोंट हैव मच टाइम। सो इसीलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे तो आई गेस आपको नाम दिख ही रहा है। बाय द वे, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग दिस वीडियो, इसके लिए कि आप लोग कभी कभार क्या करते हो, मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलता हो कि ये कंपनी में तो ग्रोथ नहीं है, इसके बारे में क्यों बोला, ये उसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, मेरा काम है बिजनेसेस को ट्रैक करना, और आपको ऐसा एक रवैया बनाना चाहिए व्हेन यू आर ट्रैकिंग बिजनेसेस, बिकॉज जो धंधे में ग्रोथ नहीं है आपको उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा ना, बिकॉज कल अगर उसमें ग्रोथ आता है तो आप उसमें पैसा डाल पाओगे। समझ में आ रहा है? वरना क्या है, आज आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट होगा तो आप क्या करोगे, जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं, आप उसको पढ़ोगे लिखा और उसको छोड़ दोगे। तो कल अगर इनमें से कोई कंपनी में ग्रोथ वापस आएगा और इसका स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा तो आप उस स्टॉक को ही सिर्फ देखते रहोगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद मेनी पीपल यार। उनको लगता है कि लाइक उनको थाली भर में सिर्फ ग्रोथ कंपनीज चाहिए, लेकिन जो ग्रोथ कंपनीज, अब वहां पे भी इनका फिक्स माइंडसेट बनता है। वो क्या करता है, आज ग्रो कर रहे तो पैसा डाल के भूल जाता है, तो कल अगर उस कंपनी से ग्रोथ निकल जाती है तो उसका तो बैंड बच जाता है, स्टॉक तो 50-70% गिर जाता है। सो इसीलिए मेरा काम है बिजनेसेस को ट्रैक करके आपके सामने रखना, आपको फोकस्ड रखना कि जितना ज्यादा बिजनेसेस के बारे में मैं बात करूंगा आप उतना नया नया मॉडल्स के बारे में जानोगे। फिर मैं चाहूंगा कि लाइक आप भी मेरे साथ ये धंधों को ट्रैक करो, है ना। तो चलिए, आज हम बहुत सारे कंपनीज के बारे में बात करेंगे। देयर आर आई थिंक 6 to 8 नेम्स हियर, नाम तो आई गेस लिखा ही हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं एलिगेंस इंटीरियर करके कंपनी का। सो एलिगेंस इंटीरियर और आपका है ब्लू पेबल करके दो कंपनी। तो ये जो कंपनी है, ये आप देखोगे ये इंटीरियर डिजाइनिंग, फिर आपका ये डिजाइन एंड बिल्ड, फिर उसके बाद आप देखोगे ये जो सारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वाले काम वगैरह होते हैं, सिविल वाले काम होते हैं, इन डिजाइनिंग अ प्लेस कंप्लीटली, एंड वो जो टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने क्लाइंट्स के लिए, एंड मोस्टली ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए होते हैं। आपने देखा होगा कि लाइक से फॉर एग्जांपल अगर गूगल इंडिया में आता है, उन्होंने एक बिल्डिंग लिया, ठीक है, तो बिल्डिंग लेने के बाद वो ऐसे इंटीरियर कंपनीज को अपना काम देते हैं और बोल देते हैं कि लाइक हमारा ऐसा डिजाइन होनी चाहिए, इतना क्यूबिकल होगा, इतना हमारा मीटिंग रूम्स होगा, इतना हमारा से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्किंग होगा, यहाँ पे पेंट्री ऑफिस होगा। सो एनी विच वे, सो द थिंग इज के लिए जो पूरा काम होता है वो एक इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन एंड बिल्ड वाले कंपनी को देते हैं, और वही काम करते हैं यहाँ पे एलिगेंस इंटीरियर और आपका ब्लू पेबल। तो पहले हम एलिगेंस इंटीरियर का बात करते हैं। उनका दो मेन डिवीजन है, ठीक है। एक तो हो गया उनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट, जहां पे वो क्या करते हैं, वो डिजाइन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, दे प्रोक्योर ऑल द रॉ मटेरियल्स, फिर उसके बाद सारा रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ पूरा मतलब पूरा इस टाइम पे अपने क्लाइंट को हेल्प करते रहते हैं कि लाइक देखो किस दिशा में काम जा रहे हैं, एंड देन एंड में पूरा काम खत्म करने के बाद जब वो पूरा बिल्डिंग रेडी हो गया, पूरा फ्लोर रेडी हो गया एज पर द क्लाइंट्स नीड, वो क्लाइंट के हाथ में चाबी थमा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल। इनका दूसरा भी एक वर्टिकल है जिसका नाम है जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज का मतलब है, सोचो आपके पास एक रूम है जिसमें कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको प्लम्बिंग का काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल का काम करना पड़ेगा, मैकेनिकल, सिविल, सारा काम करना पड़ेगा। तो ये कंपनी वो भी करते हैं, ये एलिगेंस इंटीरियर का बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपनी वो भी काम करते हैं। फिर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन का काम करते हैं, एचवीएसी सिस्टम का काम करते हैं। फिर ये जो भी आप देखोगे ना, ये जो इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, ये जो ऑडियो इंस्टॉलेशन होते हैं, फिर आईटी सर्विसेज में जो थोड़ा बहुत काम होता है, ये वहां पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो माय पॉइंट इज के लिए ये जो एलिगेंस इंटीरियर मतलब क्या है, इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन। कि अगर लेट्स से अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह को लेट्स से ऑफिस स्पेस बनानी है, सिर्फ ऑफिस स्पेस में नहीं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक लैब बनानी हो, या फिर कोई R&D का सेंटर बनानी हो, या फिर लेट्स से कोई लाउंज बनानी हो, ये जो एयरपोर्ट का लाउंज वगैरह होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एलिगेंस इंटीरियर के पास जाओगे एंड दे कैन डू द एंड टू एंड सोल्यूशन, आपको वो दे देगा, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके बाद जैसे मैंने बोला प्रोक्योरमेंट का काम, जैसे फर्नीचर कहां से लेके आएगा, और ये कंपनी का एलिगेंट, यहाँ पे मैं एलिगेंस का बात कर रहा हूँ, एलिगेंस इंटीरियर, तो ये कंपनी का इन हाउस आप देखोगे डिजाइनर, आर्किटेक्ट रहता है, ठीक है। तो वहां पे भी ये लोग हायरिंग फायरिंग करते हैं, इनको रखते हैं, सो दैट जब इनको प्रोजेक्ट मिलता है वो आर्किटेक्ट अपना काम पे मतलब चालू हो जाते हैं, फिर वो अपना प्लान बनाते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, सॉफ्टवेयर में ड्राइंग करते हैं और अपने क्लाइंट्स के साथ वो शेयर करने लगते हैं। सो यही है, सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे आप देखोगे इनका जो ऑर्डर बुक है एलिगेंस इंटीरियर्स का, 70% आपका वो जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज से आता है।
30% आ रहा है आपका डिजाइन एंड बिल्ड वाले सेगमेंट में। लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि गोइंग फॉरवर्ड दे वुड वांट टू इंक्रीज द डिजाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट, बिकॉज डिजाइन एंड बिल्ड में क्या होता है ना कि लाइक आपका यहाँ पे इट्स लाइक मोर मार्जिन एक्रेटिव देन लेट्स से फॉर एग्जांपल जस्ट डूइंग द प्लम्बिंग एंड द इलेक्ट्रिकल वर्क फॉर समबॉडी। समझ में आ रहा है? डिजाइन एंड बिल्ड में जैसे मैंने बोला राइट, पूरा प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, आपका सोर्सिंग, फिर आपका डिजाइन, मतलब से फॉर एग्जांपल आपका दीवार में कौन सा पेंट होगा, कौन सा म्यूरल बैठेगा, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज तो यहाँ पे क्लाइंट्स फिर उसके बाद क्या होगा ना कि ये जो क्लाइंट्स का जो लोगोज वगैरह होते हैं, लोगोज पे भी काम करो एंड एवरीथिंग। सो द मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगो चेंज होगा, बट उस लोगो का जो मतलब है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, लोगो क्या बोल रहा है वो आपके माहौल में दिखना चाहिए, ठीक है। तो इन सब में आप काम करोगे तो इट्स मोर वैल्यू एक्रेटिव। तो ये हो गया एलिगेंस इंटीरियर का। इनका तो नंबर्स बहुत अच्छा है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इनका नंबर बताऊं, इनका सेल्स ग्रू बाई 77% इन FY25 और इनका पैड ग्रू बाई अराउंड कितना होगा, 70-75% के आसपास ही होगा। आई वोंट से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, बट देन अगेन बोथ सेल्स एंड पैड ग्रू बाई 75% के लेवल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि कंपनी इज डूइंग वेल बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग टॉप लाइन एज वेल एज ग्रोइंग इन बॉटम लाइन, मतलब इनका मार्जिन्स में उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। आप देखे होंगे ना बहुत कंपनीज में सेल्स ग्रोथ को हाई पेस से ग्रो करने के चक्कर में मार्जिन्स मार खा जाता है। आज भी यहाँ पे भी कुछ और एग्जांपल से मैं बताऊंगा, लेकिन इस कंपनी का वैसा सिचुएशन नहीं हुआ। दूसरा साइड में आप ये देखोगे कि इनका एक वुड वर्क का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, तो कुछ फर्नीचर वुड का जो काम आता है तो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से भी आते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है। तो जो भी आप लेट से फॉर एग्जांपल फर्नीचर वगैरह बोल रहे हो या दीवार में जो भी वुड का काम होते हैं, तो यहाँ पे सिंस इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो वहां भी इनको कॉस्ट कटिंग हो जाता है ना। सो ये एक अच्छी बात है। और ये बड़ी मतलब छोटी कंपनी है, लेकिन ये कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। आई थिंक दे हैव कंप्लीटेड ओवर 200+ प्रोजेक्ट्स, तो उतना भी कम एक्सपीरियंस वाले कंपनी है नहीं, तो अच्छी बात है। और दूसरे साइड यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन करके देखो, वैल्यूएशन में तभी करूंगा जब मैं कंपनी में ग्रोथ मिलेगा। अगर ग्रोथ नहीं है तो क्या पी कैलकुलेट करूँ, क्या ये सब करूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लाइक ये कंपनी FY25 के बाद कुछ 20-21 करोड़ के आसपास का पैड किया। और अगर मैं पकड़ लिया कि अगले साल अगर ये 50% से भी अपने पैड को बढ़ा सकता है, तो ये 25 से 30 करोड़ के आसपास पैड कर लेगा। आज का जो मार्केट कैप है दैट इज ओनली अराउंड 280-300 के आसपास। सो इवन इफ आई डू 300 डिवाइडेड बाय 25, तो द 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग में पी बनता है 20 फॉर अ 70% इंजन। ऑल्दो मैंने पैड को 50% से ग्रोथ यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ पे बात ये आता है कि ये कंपनी का कोई कॉन कॉल नहीं है, ठीक है, या फिर पता नहीं होगा, मैंने देखा नहीं, बट इसका तो मुझे कोई कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट मिला नहीं। तो इसीलिए अगर कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट मिलता तो शायद मैं यहाँ पे मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार पी कैलकुलेट करता, विच वुड हैव बीन अ बेटर नंबर। बट हैविंग सेड दैट, मतलब इफ यू आर ग्रोइंग एट 70-80% से, आई मीन मैंने अगर सिर्फ 40-50% का भी अगर मैं प्रॉफिट्स को एक्स्ट्रापोलेट करूं, बिकॉज 20-22 करोड़ से अगर आप 50% भी लोगे तो 30 करोड़ बनता है। मैं तो 25 करोड़ लिया है ना, तो फिर मैं 25% का पैड ग्रोथ लिया। मैं और भी कंजर्वेटिवली दिखा के आपको बता रहा हूं कि पी इसमें बहुत कम है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, इसमें ग्रोथ अच्छी है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कि ब्लू पेबल की। ये भी अपना कॉर्पोरेट, ब्लू पेबल का मेन पोर्टफोलियो है कॉर्पोरेट वर्क स्पेसेस को डिजाइन करना। मतलब क्या है, अगेन आपका डिजाइन हो गया, प्रिंटिंग हो गई, फर्निशिंग हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे वो जो विनाइल ग्राफिक्स, फिर आप ये जो दीवारों में जो ये साइनेज बैठता है, म्यूरल बैठता है, वॉल पैनल बैठता है, फिर वो वॉल आर्ट्स जो बनता है, ठीक है, ये सब का काम ये काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ब्लू पेबल का बोलूं, ब्लू पेबल का एक्चुअली बहुत अच्छा नाम है, बिकॉज दे हैव वर्कड विद बिग क्लाइंट्स लाइक गूगल, इन्फोसिस, नेस्ले एंड ऑल दैट। उन सारे कंपनीज का ये सारे डिजाइनिंग का काम किया है ना, अपने ऑफिस में सारे डिजाइनिंग का काम किया। तो उनका तो वो भी है, उनके पीपीटी में ये सब चीजें बोला गया है। अब अच्छी बात यह है कि कंपनी का ग्रोथ इज वेरी हाई, ठीक है। ग्रोथ इज वेरी हाई इन द सेंस, मतलब द सेल्स मोर देन डबल, ठीक है। इन FY25 ओवर 24 ब्लू पेबल का सेल्स आई थिंक ग्रू बाय 107%, ठीक है, विच इज अ ग्रेट साइन। बट दूसरे साइड में यहाँ पे इनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब इनका पैट मार्जिन लास्ट साल वो 16%, अभी कितना हो गया 11%, ठीक है। नाउ दैट इज अ कॉस्ट फॉर कंसर्न, राइट, बिकॉज यू डोंट वांट टू जस्ट ग्रो सेल्स एट अ फास्ट पेस एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मार्जिन। इसीलिए मुझे वो एलिगेंस बेटर लगता है ब्लू पेबल से, समझ में आ रहा है। बिकॉज एलिगेंस का ऑल्दो सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ इज 70%, ब्लू पेबल का 100%, बट एलिगेंस का पैट एंड ईपीएस का ग्रोथ हैपेंड एट अ फास्टर पेस देन ब्लू पेबल, ठीक है। जैसे ब्लू पेबल का यहाँ पे पैट ग्रू ओनली 35%, एलिगेंस का कितना बोला, पैट ग्रू बाई 75% के आसपास। सो यहाँ पे इसका रीजन यही हुआ है बिकॉज इन्होंने दो नया
दो नया वर्टिकल्स को ऐड किया। एक हो गया आपका डीएनबी का सेगमेंट, मतलब डिजाइन एंड बिल्ड, और दूसरा है उनका एक डिजिटल इमर्सिव वर्टिकल करके ना। अब आप बोलोगे कि लाइक ये दोनों वर्टिकल ऐड करने के बाद ही आप देखोगे कि लाइक इतना सेल्स ग्रोथ आया, ठीक है, ये जो डिजाइन एंड बिल्ड। तो अच्छा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इनका जो पहला जो सेगमेंट था दैट वाज कॉल्ड स्पैटियल ब्रांडिंग करके, ठीक है। स्पैटियल ब्रांडिंग इज मोर लाइक डिजाइनिंग। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्फोसिस के ऑफिस के थीम के अनुसार आपने पूरा ऑफिस का डिजाइन किया, ठीक है, लेकिन उसको बोलते हैं स्पैटियल ब्रांडिंग, एंड दैट इज आई थिंक टुडे 50-60% ऑफ देयर सेल्स। 1-2 साल पहले दिस वाज ऑलमोस्ट 90% ऑफ सेल्स था। अब स्पैटियल ब्रांडिंग में क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ उतना नहीं आता है, बिकॉज क्या होता है ना, यू हैव टू वर्क विद वेरी रिच क्लाइंट्स, ठीक है, एंड यहाँ पे आप सिर्फ वो डिजाइन पे काम कर रहे हो, एस्थेटिक्स पे काम कर रहे हो एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम पे काम करना है तो आपको वही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वही आपका वो प्लम्बिंग एंड मैकेनिकल काम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही हुआ है कि ब्लू पेबल अभी क्या कर रहा है, डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट में घुसा है। नाउ द डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट इज अराउंड 30% ऑफ ब्लू पेबल का सेल्स, जो पिछले 1-2 साल पहले ऑलमोस्ट था ही नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन सिंस इन्होंने ये डिजाइन एंड बिल्ड का ये सेगमेंट को ऐड किया तो ओवरऑल तो सेल्स ग्रोथ बढ़ा। तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ हुआ कितना, 107%। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द 2 न्यू डिविजन। मैनेजमेंट भी कॉन कॉल में यही चीज बताया कि लाइक यू नो के वो ट्राई कर रहा है ये डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट में, बिकॉज एक तरफ आप देख सकते हो ना, यही तो मतलब आई वुड से कैच 22 सिचुएशन, क्योंकि जो पहला वाला डिवीजन था जिसको ये लोग बोलते हैं कि स्पैटियल ब्रांडिंग करके, ठीक है, जो सिर्फ डिजाइन का काम है, उसमें आपका मार्जिन हायर है, लेकिन वहां पे आपका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है उतना। मतलब क्या है, मतलब आपका सेल्स ग्रोथ वोंट बी ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, ठीक है। दूसरे साइड में जब आपने 2 और डिविजन ऐड किया, डिजाइन एंड बिल्ड, और तीसरा वाला क्या नाम है भूल जाता हूं मैं, डिजिटल इमर्सिव वर्टिकल। डिजिटल इमर्सिव वर्टिकल मतलब से डिजिटली जो आप काम करते हो, ठीक है, मतलब आप देखोगे आजकल के दिन में जो ये आर्किटेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सब अपना सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। मतलब से फॉर एग्जांपल आज मैं गूगल लूं, मुझे एक पर्टिकुलर मतलब पूरे एक स्पेस में मेरा ऑफिस कैसे दिखेगा, वो आर्किटेक्ट पहले अपने सॉफ्टवेयर में सब कुछ करके मुझे दिखाएगा। समझ में आ गया। तो बेसिकली ये सब आपका डिजिटल वो सेगमेंट में आता है, विच इज आई थिंक अगेन 10-15% ऑफ सेल्स। लेकिन द डिजिटल सेगमेंट and the design and build segment come at a lower margin but at a higher volume. So overall level में अगर आप देखोगे Blue Pebble का PAT का growth wasn't that impressive, right? As a result of which मतलब क्या है, देखो the point is even though your sales doubled, more than doubled YOY in FY25, but the fact that your PAT only grew by 30-35%, इसलिए आप देखोगे इसका स्टॉक भी उतना चलता नहीं है, बिकॉज ईपीएस में उतना ग्रोथ नहीं मिला। और क्या है ना, शेयर होल्डर्स को चाहिए ईपीएस का ग्रोथ एट द एंड ऑफ द डे। सो ये हो गया बात। एक तीसरा कंपनी है इनोवेटर्स फैकार्ड करके, ये वो एल्यूमिनियम का फैकार्ड बनाता है। फैकार्ड का मतलब कैसे समझाओ, सोचो बिल्डिंग के बाहर वाले जो भी आप देखते हो स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के बाहर का जो भी एस्थेटिक्स देखते हो, या वो किसका पार्ट होता है, वो फैकार्ड का पार्ट होता है, ठीक है, FACADE। और ये फैकार्ड का काम सिर्फ बिल्डिंग को बाहर से सुंदर दिखाने का नहीं है, सुंदर तो दिखाने का है ही, उसके साथ क्या है ना, से फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग को अंदर से ठंडा रखना है, या फिर से बारिश के टाइम अगर पानी अंदर ना जाए, उसीलिए भी बाहर में वो फैकार्ड का वो सिस्टम चाहिए होता है। तो ये कंपनी क्या करता है, दे आर एन एल्यूमिनियम फैकार्ड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ से मतलब अपना सारा सामान उठाता है और फिर अपना प्रोजेक्ट्स लेते हैं मतलब यहाँ पे आई कैन टेल यू दिस कंपनी इनोवेटर्स फैकार्ड का, दे हैव क्लाइंट्स लाइक लोधा एंड प्रेस्टीज एंड L&T, ठीक है। तो प्रेस्टीज का भी बहुत सारे आपने देखा होगा, प्रेस्टीज का बिल्डिंग्स जो कि करोड़ों में फ्लैट्स बिकता है, राइट। तो उनका जो बिल्डिंग का जो फ्रंटल साइड है, राइट, दैट हैज टू लुक वेरी सेक्सी ना, दैट हैज टू लुक वेरी पॉश एंड एस्थेटिक। तो इसीलिए प्रेस्टीज इनको कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, सो दैट दे मेक श्योर के लाइक ओके फाइन, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना दैट आई वांट टू सेल अ फ्लैट जो 3-4 करोड़ का है और मेरा बिल्डिंग का सामने वाला एकदम हिस्सा एकदम कचरा दिख रहा है। सो इसीलिए यही वो काम कर रहा है ये कंपनी इनोवेटर्स फैकार्ड करके। लेकिन इसमें वही वाला इशू है, एक इशू है यहाँ पे, अनलाइक द लास्ट 2 कंपनी, इसमें सेल्स में कोई ग्रोथ ही नहीं है। सो इन FY25 ओवर 24 सेल्स एंड पैट आर एब्सोल्युटली फ्लैट। सो बेसिकली अगर आप ये तीनों कंपनी मुझे बताओगे, आई लाइक द फर्स्ट 2 कंपनीज, ठीक है। आई लाइक एलिगेंस इंटीरियर फॉलोड बाय ब्लू पेबल, ठीक है। एलिगेंस सबसे अच्छा लगता है बिकॉज उसमें यू नो मार्जिन्स को कॉम्प्रोमाइज ना करके सेल्स ग्रू एट 70%, और ब्लू पेबल का एटलीस्ट सेल्स तो डबल हुआ ना, राइट। ऑल्दो दे इंट्रोड्यूस न्यू वर्टिकल्स, एंड ऑफ कोर्स ये न्यू वर्टिकल्स देखो, आज न्यू वर्टिकल्स है, कल ये वर्टिकल जब बढ़ेगा डीएनबी वाला सेगमेंट में तो इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है ना, लेकिन वही देखना पड़ेगा, बहुत छोटी कंपनी है। लेकिन इनोवेटर्स फैकार्ड तो एकदम दूर, बिकॉज इसमें कोई सेल्स ग्रोथ है ही नहीं।
अब हम बात करते हैं एक कॉन्फ्रेंस एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, ठीक है, उसका नाम है मैक कॉन्फ्रेंसेस। अब ये कंपनी क्या करती है, तो कंपनी का मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। तो बेसिकली क्या करता है, ये सारे कॉर्पोरेट्स, मतलब इनका जो बिजनेस जब चालू हुआ था, ठीक है, ये क्या करता है, सारे कॉर्पोरेट्स का सारे इवेंट्स प्लान करता है। मतलब क्या है, आप देखोगे, सोचो फॉर एग्जांपल आज अगर कोई कॉर्पोरेट है इंडिया में जो लेट से अपने सारे एम्प्लॉइज को एक ट्रिप में लेके जाना चाहता है दुबई में, ठीक है, सीनियर अथॉरिटीज को, जस्ट टू रिवॉर्ड देम फॉर एग्जांपल, कोई कॉन्फ्रेंस होगा वहां पे, फिर उसके बाद कोई रिवॉर्ड सेरेमनी होगा, फिर सबको दुबई भी घुमाना पड़ेगा, फिर ऑफ कोर्स वो अच्छे अच्छे होटल में रहेंगे, 2-4 दिन अच्छे खाना खाएंगे और सब वापस आएगा, है ना। आप देखोगे ऐसे बहुत इंडियन कॉर्पोरेट्स करते हैं। तो ये जो पूरा जो लॉजिस्टिक्स है वो संभालता है ये मैक कॉन्फ्रेंस बोल की कंपनी। मतलब सोचो आज सबका वीजा से लेके, सबका फॉरेन एक्सचेंज से लेके, सबका एयर टिकट से लेके, सबका वहां का दुबई में होटल से लेके, फिर वहां पे साइट सीइंग और वहां का भी ट्रांसपोर्टेशन से लेके, इवन यहाँ का भी एयरपोर्ट से घर से एयरपोर्ट का जो ड्रॉप है वहां से लेके, ये सब ये मैक कॉन्फ्रेंसेस करता है, ठीक है। तो प्राइमरीली दिस इज अ B2B बिजनेस, ठीक है। लेकिन रिसेंटली अभी कंपनी क्या कर रहे हैं, अभी B2C सेगमेंट में भी जा रहे हैं। मतलब इन्होंने अपना ये मेक माई ट्रिप के तरह एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया और ये रिलीजियस ट्रैवल्स भी अभी क्या कर रहे हैं। रिलीजियस ट्रैवल मतलब से एक ग्रुप ऑफ लोगों को लेट से तिरुपति जाना है, या आपने देखा होगा कुंभ का मेला में तो लाखों करोड़ों लोगों को जाना था। तो जब ये रिलीजियस ट्रैवल्स करना पड़ता है, सो हाउ डू यू गिव द एंटायर एक्सपीरियंस टू दैट ग्रुप। मतलब वही ना कि ग्रुप को घर से उठाओ गाड़ी में, फिर उनका फ्लाइट टिकट्स उनके हाथ में दो, अगर कोई रिलीजियस ट्रैवल इंडिया के बाहर है तो फिर वीजा का काम करवा के दो, फॉरेन एक्सचेंज का काम करवाने दो, रहने का काम है, तो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, ये पूरे सेगमेंट को केटर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो B2B कॉर्पोरेट्स का ये सारे करते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कुछ समथिंग कॉल्ड माइस करके, ठीक है। मतलब उसमें से मतलब मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स, ये सारी चीजें करवाता है। और उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, जैसे, लेकिन ये माइस किसके लिए होता है, ये B2B के लिए होता है। मतलब जैसे मैंने बोला कोई कॉर्पोरेट्स के लिए करता है, कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज का, तो फिर बेसिकली क्या है, कॉर्पोरेट को यहाँ पे ये सब झोल नहीं लेना पड़ेगा, ये सब हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। दे विल जस्ट गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू मैक कॉन्फ्रेंस और वो सब कुछ देख लेगा, राइट। एंड कॉर्पोरेट का पीपल कैन जस्ट गो देयर एंड हैव द मीटिंग्स, डू द प्रेस रिलीज, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, फिर थोड़ा घूमना फिरना और घर आ जाना, एंड ऑफ कोर्स देन इस कंपनी को पैसा देना। समझ में आ रहा है। लेकिन इस कंपनी को एक बात समझ में आ गया कि लाइक इनको B2C में रहा तो रिटेल, बिकॉज कॉर्पोरेट्स में क्या, देयर इज नो रिटेल प्रेजेंस ना, आपको बड़े बड़े कंपनीज के साथ भी सिर्फ काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सोचो, जैसे मैंने बताया, ये जो ट्रैवल, ये जो रिलीजियस ट्रैवल वगैरह कर रहा है, फिर इनका जो B2C का जो ये ऑनलाइन पोर्टल वगैरह बनाया, मतलब ये लोग अभी B2B और B2C ये दोनों में इनका प्रेजेंस ये लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। B2B में तो था ही, B2C में अभी ये कोशिश कर रहा है। दूसरा साइड में ये है कि अगर इस कंपनी को अगर मैं यहाँ पे आपको देखूं तो कंपनी के बारे में और क्या बोले। सो दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड ओवर 300 प्लस मीटिंग्स। ये लोग ऑलरेडी 30 प्लस कॉर्पोरेट के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, और आई गेस बिजनेस मॉडल तो आपको समझ में आ ही गया। रिसेंटली ये लोग क्या कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट ट्रैवल डेस्क भी बना रहे हैं। मतलब हर कॉर्पोरेट में क्या होगा, इनका एक छोटा छोटा डेस्क रहेगा। तो कोई कॉर्पोरेट के लेट से एम्प्लॉइज को अगर कहीं पे ट्रैवल करनी हो, वीजा की जरूरत हो, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो ये लोग सब उसका अरेंजमेंट करके देगा, ठीक है। मतलब बेसिकली ये दलाली बिजनेस है, ठीक है, और बीच में से बैठ के ये कमीशन खाता रहेगा। सो ये हो गया बात। और क्या है, और अगर मैं बात करूं इनका, तो इनका अगर आप FY25 ओवर 24 का नंबर्स देखोगे तो यू वुड थिंक लाइक सेल्स तो पूरा फ्लैट है। लेकिन पिछले साल ना इनका क्या हुआ था, उनका कोरिया में कोई एक इवेंट हुआ था कॉर्पोरेट का, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो एक इवेंट का वजह से एक इनका बेस बढ़ गया था। सो उस हाई बेस में दे कुड नॉट ग्रो। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि अगर वो कोरिया वाला इवेंट नहीं होता तो सेल्स वुड हैव ग्रोन बाय 50% इन FY25 ओवर 24। इवन अगर मैं ये भी देखूं कि इनका क्या होता है, मुझे तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि लाइक ये कंपनी का आई थिंक वो नंबर मैंने लिख के कहां पे रखा, हाँ, नंबर ऑफ इवेंट्स दैट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड। समझ में आ रहा है, मतलब लास्ट ईयर तुमने कितने इवेंट्स किए कॉर्पोरेट्स का, और इस साल तुम कितने इवेंट्स किए। तो FY24 से देयर वाज अ 75% ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इवेंट्स। समझ में आ रहा है। तो अभी देखो, अभी वो कोरिया वाला अगर आप छोड़ दोगे, सो देयर इज अ ग्रोथ इन नंबर ऑफ इवेंट्स बाय 75% एंड देयर इज अ ग्रोथ इन सेल्स बाय 50%। तो मतलब ये एक हाई ग्रोथ इंजन है ये मैक कॉन्फ्रेंस वाला कंपनी, ठीक है। फिर ये क्या कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने डिटेल में एक पार्ट में भूल गया बोलना, वो है कि लाइक जैसे शादियां वादियां भी ऑर्गेनाइज भी यही करेगा। जैसे रिलीजियस टूरिज्म का बात मैंने किया, शादियां भी यही ऑर्गेनाइज करेगा। मतलब वही है ना, आप देखे होंगे कि लाइक
देर आर अदर कंपनीज एज वेल जो बोलता है ना कि लाइक शादी में मतलब अभी दूल्हे और दुल्हन को थोड़ी इतना सारा हेडेक लेना पड़ेगा, इट्स लाइक ये वेडिंग प्लानर का भी काम करेगा, समझ में आ रहा है। सो ये हो गया बात। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हुआ, सिंस इन्होंने इतने सारे क्लाइंट्स, नाउ दे एडेड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आता है, ठीक है, इनका मार्जिन कंप्रेस हो गया, इनका बिजनेस और ब्लू पेबल के तरह है, ठीक है। इनका सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है, ऑफ कोर्स कोरिया वाले इवेंट को छोड़ के 50% का सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, कुछ 20 या 21 क्लाइंट्स एक्वायर किया इन द लास्ट फिस्कल FY25 में। अब क्या होता है सोचो, ये सब बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, ठीक है। इन क्लाइंट्स को एक्वायर करने के चक्कर में ये लोग अपने मार्जिन्स को कॉम्प्रोमाइज किया, विच इज नॉट अ ग्रेट साइन, राइट। बिकॉज मैनेजमेंट ने कॉल में ये बता भी दिया, बिकॉज यहाँ पे देखो अगर आपका कंपटीशन इतना ज्यादा है, राइट, यहाँ पे भी तो वो बोली लगता है ना, राइट, कि मतलब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जो ये ईपीसी कंपनीज को जो ये बोली लग के उनको जो प्रोजेक्ट्स मिलता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है, ठीक है। नाउ यहाँ पे व्हेन दे विन अ कॉन्ट्रैक्ट दे हैव टू डाइल्यूट देयर मार्जिन्स टू विन इट, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे काम मिला है, लेट्स से अदानी ग्रुप का किसी का, तो यहाँ पे डू यू रियली फील कि यहाँ पे बार्गेनिंग पावर इनका होगा? बार्गेनिंग पावर तो अदानी का ही होगा, और अदानी के लिए काम करने वाला ये कॉन्फिडेंस सेट करना है, ये करना है, ये करने के लिए लाखों कंपनीज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, यही मुझे प्रॉब्लम लगता है ये सारे कंपनीज का, कि ऑल्दो देयर सेल्स कैन ग्रो एट अ फास्ट पेस, बिकॉज कॉर्पोरेट्स की तो कोई कमी नहीं है, रिटेल की भी तो कोई कमी नहीं है, शादी तो होते ही रहता है हमारे देश में करोड़ों में, लेकिन द पॉइंट इसके लिए क्या इनका मार्जिन्स इंप्रूव होगा, दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू सी। दैट इज वाई मैनेजमेंट ने ये बताया कि लाइक ऑल्दो हमने सिंस हमने इतने सारे इवेंट्स किए एंड वी एडेड 20-21 कॉर्पोरेट्स, ठीक है, क्लाइंट्स हो कॉर्पोरेट्स हो, तो ये जो 20-21 क्लाइंट्स ऐड किए यही आगे का फिस्कल में ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन इसको अक्वायर करने के चक्कर में हमारा तगड़ा मार्जिन डाइल्यूशन हो गया। सो मतलब क्या, यहां भी आप देखोगे पैट एंड ईपीएस फेल बाय 50% इन FY25 ओवर FY24, मतलब एटलीस्ट मैं तो बोल सकता हूं ब्लू पेबल में पैट ग्रू बाय 35%, यहां तो इट फेल, ठीक है, विच इज नॉट अ ग्रेट साइन। एंड देन अगेन ऑन अ हायर बेस भी आप देखोगे, कोरिया वाला इवेंट को लेके भी अगर मैं बोलूं, तुम्हारा सेल्स भी ग्रो नहीं किया, तो क्या है ना कि लाइक मार्केट को ऐसा चीजें अच्छा नहीं लगता है। सो ये हो गया बात। चलो एक दो और कंपनी करते हैं, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी कर लेते हैं, NDR ऑटो करके, जो ये सीट बनाता है, गाड़ी में जो सीट होता है ना 4 व्हीलर्स में मेनली, तो गाड़ी का आप देखोगे सीट का फ्रेम और सीट का ट्रिम्स बनाते हैं। सीट का फ्रेम क्या है, सीट का फ्रेम मतलब से फॉर एग्जांपल जब आप सीट कवर उठा लोगे और ये फोक वगैरह हटा दोगे, तो सीट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, जो सीट का स्ट्रक्चर है वो एक मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको बोलते हैं सीट का फ्रेम, तो ये कंपनी वो बनाता है, ठीक है। तो सीट का फ्रेम किस किस एंगल से आप देखते हो कि देखो जब आप गाड़ी के इंटीरियर स्पेस में जाओगे, राइट, तो आधा से ज्यादा जगह तो सीट का फ्रेम ही ले लेता है, गॉट इट। तो आपको देखना पड़ता है कि लाइक वो गाड़ी किस टाइप का है, अगर लेट से वो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको सीट का फ्रेम का वेट कम करना पड़ेगा। आप अगर लेट से सीट बना रहे हो एयरप्लेन के लिए, तो आपको भी पता है वहां पे आपको वेट कम करके बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और दूसरे साइड में सीट में बैठ कौन रहा है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद तो ये कंफर्ट वाला तो बात आती है, मतलब जब कोई गाड़ी में कोई बैठता है, और लेट से जब कोई 20, 25, 30 लाख रुपए का कोई अगर एसयूवी खरीद रहा है, एटलीस्ट मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है, तो उसको तो एक बहुत तगड़ा सीट तो चाहिए, अच्छा कंफर्ट वाला सीट चाहिए, राइट। तो ये इसको बोलते हैं सीट का फ्रेम। तो सीट का फ्रेम उतना अच्छा होता है जितना लेट से गाड़ी का प्राइसेस ज्यादा होता है, और फ्रेम उतना मतलब मीडियोकर होता है अगर लेट से आपने एक 4-5-6 लाख का अगर आपने ऑल्टो उठा लिया, ठीक है। दूसरा चीज है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेम टूट जाएगा, किसी का आज तक गाड़ी का सीट टूटता नहीं है, ठीक है। मतलब मैं वही बताने का कोशिश कर रहा हूं कि कंफर्ट लेवल एस्थेटिक्स यहाँ पे थोड़ा कम होता है। अब देखो, अब अगर मैं एस्थेटिक्स का बात करूं तो मुझे बात करना पड़ेगा सीट का ट्रिम्स के बारे में। ट्रिम्स का मतलब क्या है, ट्रिम्स है बेसिकली वही कि सीट कवर क्या लगा रहे हो, ठीक है। और वो सीट कवर आप देखोगे कि लाइक वो क्या लेदर का कवर है, या फिर आप कोई अगर फाइबर का कवर है, कोई विनाइल का कवर है सीट में, वो फिर वो डॉट 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 डॉट, मतलब वो क्या सब चीजें बोलते हैं। अगर आप ऑटो एक्सपर्ट हो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि के उस सीट का कंफर्ट लेवल क्या है, दिखने में कैसा लगता है। सो ये जो कंपनी है NDR ऑटो, ये इसी में इनका पोर्टफोलियो है, समझ में आ रहा है, ये एकदम इसी में ही है। अब इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज इसीलिए क्यों मिल रहा है, बिकॉज इनका जो क्लाइंट्स है, जब मैं आपको बता सकता हूं, इनका मेनली क्लाइंट्स है मारुति, टोयोटा, और अभी रिसेंटली इनका किया से भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गया। किया का कोई एक वन पर्टिकुलर गाड़ी का मॉडल है, मैं भूल रहा हूँ, वो सेल्टॉस नहीं है, वो दूसरा वाला मॉडल है,
आई डोंट रिमेंबर दैट मॉडल, बट वो पीपीटी में था। तो अभी उनसे भी ये सीड बनाने का ये कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल रहा है। नाउ हियर इज द थिंग, राइट? अब आप देख सकते हो कि मारुति हो, किया हो, हुंडई हो, M&M हो, आप देखोगे सारे कंपनीज प्रीमियमाइजेशन और एसयूवी पे फोकस कर रहे हैं। रास्ते में जाओगे तो हर 2 में 1 गाड़ी आपको एसयूवी आज ऑलरेडी दिखता है, राइट? और आगे जाके एसयूवी का परसेंटेज टू टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑन द स्ट्रीट आर ओनली गोइंग टू गो अप। सो बेसिकली जितना हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है उतना प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब क्या, इनको भी अपने जो OEMs है उनको जो ऑर्डर्स मिलता है उसके लिए दिस कंपनी हैज सम सॉर्ट ऑफ अ बार्गेनिंग पावर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कंपनी का ग्रोथ कुछ 18% के आसपास है FY25 ओवर 24 में, और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, विच इज अ गुड साइन, राइट? बिकॉज इनका इबिडा मार्जिन्स ग्रू, और मैं अगर इबिडा इनका देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से बढ़े ही जा रहे हैं। सो आई थिंक देयर पैट ग्रू बाई 35 to 40% के रेंज में। अच्छी कंपनी है, ठीक है। और दूसरे साइड में इनका एक टारगेट भी है, ठीक है। इनका टारगेट ये है कि आई थिंक FY25 में NDR ऑटो ने कुछ 750 करोड़ का आई थिंक सेल्स किया था, और NDR ऑटो का टारगेट है कि अगले 5 साल में दे विल रीच टू 3000 करोड़। तो यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग सेल्स बाय 4x इन द नेक्स्ट 5 years। मतलब आराम से तुम बोल रहे हो कि 25-30% के ऊपर से तो हम ग्रो कर ही पाएंगे। सो इसका मतलब मैनेजमेंट ये बता रहे हैं, क्योंकि इफ यू लुक एट FY25 और 24 सेल्स ग्रोथ कितना था, 18%। नाउ व्हेन यू से, एंड बाय द वे इन्होंने अपने केपेक्स को भी आई थिंक डबल कर रहा है। सो बेसिकली व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग कि अगले 3-4-5 साल में हम लोग अपने केपेक्स को 2x कर देंगे, ठीक है, और हमारा ओवरऑल सेल 4x बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मैनेजमेंट यही बता रहे हैं कि लाइक हमारा जो पेस ऑफ ग्रोथ है कंपनी का, जो अभी का 17-18% का है, गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी नॉर्थ ऑफ 25 to 30% के आसपास, ठीक है। अब तो ऑफकोर्स हमें ट्रैक करके देखना पड़ेगा कंपनी किस दिशा में जा रहे हैं, ऑल दैट। सो अच्छी कंपनी है। इन्होंने जैसे रिसेंटली किया को एक्वायर किया, राइट? और आगे जाके अगर और भी ऑटो हुई, जैसे M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर उसके बाद आपका दूसरे ब्रांड जैसे आपका होंडा, इनका क्लाइंट्स नहीं है, वो भी आ जाए तो और भी बढ़िया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट दो कंपनीज का जो लाइटिंग वाइटिंग में है। पहले एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, सूर्या रोशनी, ठीक है, क्योंकि सूर्या रोशनी हर जगह में है। उनका आपका देखोगे ये जो पानी का जो पाइप्स होता है वो बनाता है, ये जो स्टील पाइप्स होते हैं वो बनाते हैं। फिर उसके साथ सूर्या रोशनी का ऑफकोर्स अपना लाइटिंग डिवीजन है, अप्लायंसेस डिवीजन है, पंखा भी बनाता है, पंखा, लाइट, स्विच बोर्ड एंड ऑल ये सब बनाते हैं। इट्स अ रूरल फोकस्ड कंपनी सूर्या रोशनी, इट हैज ऑलवेज बीन दैट, ठीक है। सो अभी देखिए सूर्या रोशनी में अभी क्या है, सूर्या रोशनी में द थिंग इज, मैं इस वीडियो में इसको इसलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे आप देखे होंगे कि पिछले साल को स्टील प्राइसेस प्लमेटेड, ठीक है। तो जो भी ये स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बेचने वाला जो भी कंपनीज हो, सबका यहाँ पे इबिडा मार्जिन्स वेंट डाउन, राइट? लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सूर्या रोशनी भी वही बता रहे हैं और बाकी कंपनीज भी वही बता रहे हैं। आप अगर SG मार्ट को ट्रैक करते हो या APL अपोलो को ट्रैक करते हो, सो वन सेकंड, हाँ, सो आप अगर कोई भी दूसरे कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो जो लेट्स से स्टील प्रोडक्ट्स के साथ वो काम करते हैं, तो आप देखोगे सबने अपना इबिडा मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट का बात कर रहा है। सो इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सूर्या रोशनी का इबिडा मार्जिन्स वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 2%, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट ओवरऑल बिजनेस में उतना ग्रोथ नहीं है, ठीक है। आई थिंक ओवरऑल सेल्स वेंट अप बाय 10-12% के आसपास, मतलब ज्यादा इसमें ग्रोथ है नहीं। लाइटिंग में तो आपको पता ही है, लाइटिंग में मैं उसको भी कवर कर दूंगा, फोकस लाइटिंग करके जो कंपनी है, मतलब आप देख सकते हो फोकस लाइटिंग जो एक टाइम पे 50% से ग्रो करता था, अभी FY25 ओवर 24 में द सेल्स फेल बाय 20%। मतलब 50% से ग्रो करने वाला कंपनी अभी 20% से डिग्रो कर रहा है। नाउ यू नो राइट कि क्यों आपको ट्रैक करना है और पोजीशन को बिल्ड करना है, काटना है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि मेरा वर्कशॉप ले लो पोर्टफोलियो एनालिसिस का, ताकि एक कंपनी में जब ग्रोथ मोमेंटम चली जाएगी ना, तब आप उस स्टॉक को जल्दी काट पाओगे, वरना आप वहां पे फंस जाओगे। फोकस का भी अगर आप स्टॉक देखोगे कहां से कहां आधा हो गया, सो एनी बीच में। तो फोकस का स्टॉक आधा क्यों हुआ? बिकॉज LED लाइट्स का प्राइस का इरोशन हो गया मार्केट से। अभी भी LED लाइट्स का प्राइसेस आर कमिंग डाउन, सो नो मैटर हाउ मच वॉल्यूम्स आर यू मेकिंग, वो आप बाजार में जाके आपको कम दाम में बिकना पड़ रहा है। मतलब क्या, आपका टॉप लाइन में इफेक्ट हो रहा है, मार्जिन से इफेक्ट हो रहा है, बॉटम लाइन तो कुछ है ही नहीं। सो बेसिकली यही वाला प्रॉब्लम है। और सूर्या रोशनी का भी वैसा ही बोलना है कि उनका जो LED लाइट्स का जो मार्केट है, जो रिटेल वाला मार्केट है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है।
और उन्होंने कॉन कॉल में ये भी बताया कि लाइक आगे जाके शायद वो हार्डली मिड सिंगल डिजिट से ग्रो करे, ठीक है। सूर्य रोशनी का लाइटिंग का बाय द वे वो अपना मतलब इनका बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। मतलब आप देखे होंगे ये एयरपोर्ट्स हो या मंदिर हो या बहुत सारे ब्रिजेस एंड हाईवेज हो जहां पे सूर्य रोशनी का लाइट जलता है, ठीक है। सो वहां पे बात है। लेकिन फोकस लाइटिंग का भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपका रेलवेज में प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट्स है, प्लस रिटेल में भी है। लेकिन फोकस लाइटिंग का तो बहुत खराब है, मतलब 20% का सेल्स का डिग्रोथ है। अब तो मैनेजमेंट कॉन कॉल करना भी आई गेस बंद कर दिया। पहले कॉन कॉल करता था जब 50-60% से ग्रो करता था। सो बट एनीवेज वही है ह्यूमन बिहेवियर, अब हमें वैसे ही करके देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यही बताता हूँ, ठीक है, कि जैसे मेरे पास फोकस लाइटिंग का पोजीशन था, ठीक है, मैंने उसमें पैसे बनाए भी, ठीक है, लेकिन आई कुड कम आउट ऑफ फोकस लाइटिंग एट द राइट टाइम। मतलब एक क्वार्टर में तो नहीं होता है ना, 1-2 क्वार्टर के अंदर ही मैं काट के सब निकल गया था। और ये मैं तभी कर पाया था व्हेन आई सॉ फोकस लाइटिंग का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कमिंग डाउन, राइट, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रॉब्लम फॉर एनी बिजनेस, ठीक है। लोग इतने कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और इतने एकेडमिकली सोचने लगते हैं कि उनको ये बेसिक सा सेंस ही उनको नहीं बनता है कि कब एक स्टॉक में पैसे बनानी है, मतलब कब ऐड करनी है, कब माइनस करनी है। इसीलिए ये पोर्टफोलियो का जो एनालिसिस का जो वर्कशॉप किया, राइट, आफ्टर FY25 आपने अगर नहीं लिया तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बिकॉज आपका ही पैसा आगे जाके अटक जाएगा। पूरा सिस्टम बना के रख दिया है मैंने आपके लिए, आपको सिर्फ देखना है और उसके बाद यू कैन बी अ ग्रेट कैपिटल एलोकेटर। बिकॉज अगर आपने गलत जगह से पैसे को बाहर नहीं निकाला तो प्रॉब्लम क्या होगा, गलत जगह से ना निकालना तो बिना कुछ किए भी यू सडनली बिकम अ बैड कैपिटल एलोकेटर विद द मनी दैट यू हैव इन अ स्टॉक with falling pace of sales growth for example। so यही बात है। तो चलो आई गेस आपको अच्छा लगा ये सेशन, इसमें बहुत सारी कंपनीज किया। आई एम स्टिल इन रिकवरी मोड, अभी तक मेरा बुखार तो पूरा तक गया नहीं है, बट आई होप आई विल बी बैक विद फुल जोश फ्रॉम टुमारो। आज के लिए मैं एक ही वीडियो ही बना रहा हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा। तो और लास्ट बात आपको ये भी बोलना है कि अगले महीने से आई डू अनदर राउंड ऑफ प्राइस हाइक इन ऑल 3 ऑफ माई वर्कशॉप्स, because I feel like again the products are worth way more than आज भी जो मैं प्राइसेस करके रखा हूँ। सो जून के और 7-8 दिन बचा है, तो आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप, फाइनेंशियल सेक्टर का वर्कशॉप, एज वेल एज द ये जो मैंने जो अभी बात किया, राइट, पोर्टफोलियो एनालिसिस का वर्कशॉप, इन सब का प्राइसेस बढ़ने वाला है प्रोबेबली फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025। सो अभी ले लो, बिकॉज अभी नहीं लोगे तो बाद में आपको और ज्यादा प्राइस दे के लेना पड़ेगा। एंड मेरा है कि मेरा प्रोडक्ट बाजार में बेस्ट प्रोडक्ट्स है, और ऐसे 3 प्रोडक्ट्स मैंने बना के रखा है ना, वो देखने के बाद आप अपना स्किल सेट 100% बिल्ड कर लोगे, ठीक है। और ये कुछ ही एकदम पीनट्स के भाव में वो मिल रहा है, तो आराम से उसको ले लो। और इसीलिए सिंस वो पीनट्स के भाव में मिलता है, तो इसीलिए द प्राइसेस ऑलवेज गो अप। मेरे प्रोडक्ट्स में कभी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सो इफ यू आर वेटिंग फॉर अ डिस्काउंट यू विल नेवर गेट इट। द प्राइसेस ओनली गो वन वे, दैट इज ऊपर। सो एनी विच वे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई अगर डाउट हुआ तो ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।